तो मेरा नाम है दीपक मिश्रा और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद फन। और आज के लेक्चर में हम लोग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन, आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर पढ़ रखा है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए पहले उस वीडियो को देखिए। और अगर आप लोगों ने देख रखा है तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पढ़ेंगे। किस में पढ़ रहे हैं हम लोग? हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन पढ़ रहे हैं। तो हम लोग हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन के केस में इसको अप्लाई करेंगे। क्योंकि क्या होती है स्टेबिलिटी, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत कार्बोकेटायन के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या होता है, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, इसका यूज कहाँ पे होता है। तो हम लोगों ने हम लोगों ने जीओसी में पढ़ रखा होगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जीओसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बोकेटायन होता कैसे है। तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास मेथिल अल्कोहल क्लोरोमेथेन है। हमारे पास क्या है? ये क्लोरोमेथेन है। अब इस क्लोरोमेथेन को हम लोग जानते हैं जब ब्रेक होगा तो ऐसे ब्रेक होता है। CH3 यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, भाई इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो ये जो स्पीसीज बनके तैयार हुई, इसी स्पीसीज को कहते हैं कार्बोकेटायन। इसी स्पीसीज को क्या कहते हैं? कार्बोकेटायन कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा कार्बोकेटायन है, CH3 CH2, यहाँ पे मान लीजिए CH है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और मान लीजिए हमारे पास एक और कार्बोकेटायन आ गया जो यहाँ पे कुछ ऐसा है, CH3 CH, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? CH3, और यहाँ पे मान लो हमारे पास क्या है? CH3 है, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। एक हमारे पास ऐसा कुछ हो गया, CH3 CH2, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर आप आपसे पूछे कि इस वाले में और इस वाले में और इस वाले में अगर किसी रिएक्शन में ये मान लो कि कार्बोकेटायन, ऐसे कार्बोकेटायन आ गए, तो सबसे पहले कौन सा कार्बोकेटायन रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा? तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टेबिलिटी को पता करते हैं। अच्छा, पिछली वीडियो में हम लोगों ने ये भी देखा था, जैसे ये वाला कार्बन है, तो इस कार्बन से एक यहाँ पे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक मेथिल यहाँ पे ग्रुप जुड़ा हुआ है, दो मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये आपका 2 डिग्री है। इस वाले कार्बन से देखा जाए तो एक मेथिल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा हुआ है, और एक यहाँ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये 3 डिग्री है। इससे केवल एक ही जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये आपका 1 डिग्री का है। तो आप लोगों को कार्बोकेटायन क्या होता है? इसी को कार्बोकेटायन कहते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनती है। यानी कि जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो जो स्पीसीज कहलाती है, कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो जो स्पीसीज कहलाती है, उसी स्पीसीज को हम लोग कार्बोकेटायन कहते हैं। अब वो कार्बोकेटायन 2 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है। इसी को टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी भी कहते हैं। तो हम लोगों को ये भी देखना है इस वीडियो में, हमें ये देखना है कि इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है और इनकी स्टेबिलिटी को पता कैसे करते हैं और इनका ऑर्डर क्या होता है। तो स्टेबिलिटी को पता करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पता फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, एक बात हो, स्टेबिलिटी को पता करने के लिए एक चीज और यहाँ पे जाना जरूरी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 CH2 है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन आ गया आपका। इसका मतलब ये आपका 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। अच्छा, एक बात और यहाँ, यानी ये 1 डिग्री का है, तो यहाँ अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर मैं इसका क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ थोड़ा सा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आपका कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। अब मैं इसको बना रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे CH2 था, एक H यहाँ पे हो गया और एक H यहाँ पे हो गया।
तो अगर मैं इसका बनाऊं अगर, तो इसका कुछ ऐसे बनेगा, और यहाँ पे एक आपका अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन, बाकी शायद जो पॉजिटिव वाला था। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि ये वाला कार्बन जो आपका है, ये वाला, इसका मैं नीचे लिख दे रहा हूँ CH3 CH2 पॉजिटिव, यानी ये वाला जो कार्बन हमारे पास है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन आपका sp3 है। क्या है? sp3। मतलब ये वाला कार्बन आपका क्या है? sp3 होगा। और ये वाला कार्बन जो हमारे यहाँ पर है, ये वाला आपका क्या है? sp2 होगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है? ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है इसका, और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? टेट्राहेड्रल है ना। तो क्या आप इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये वाला आपका क्या होगा? sp2 होगा। तो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा, इस हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। और इस कार्बन को कहेंगे क्या? अल्फा कार्बन। सॉरी, उल्टा हो गया, इसको कहते हैं, ये तो sp2 वाला ना, हाँ sp3 वाले को कहते हैं, इसको कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन को कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, और इस कार्बन को कहेंगे अल्फा कार्बन। क्या कहेंगे इसको? अल्फा कार्बन। उसको कहेंगे अल्फा कार्बन, उसको कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। और यानी कि ये केस आपका आ गया, ये केस, इस केस में हम कहेंगे, यानी कि अगर sp3 से sp2 वाला कार्बन जुड़ा हो, तो इस वाले को कहेंगे, यहाँ पे दो चीजें होंगी, यहाँ पे होगा आपका एक अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे, सॉरी, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। यानी sp3 से अगर हमारा sp2 जुड़ा हुआ है, तो इस वाले को कहेंगे क्या? इस वाले, यहाँ पे दो केस होगा ना, यहाँ पे दो केस होगा। इस वाले कार्बन में एक अल्फा हाइड्रोजन होगा और एक अल्फा कार्बन होगा, नहीं है कि नहीं। और ये वाला केस जो होता है, यही केस आपका होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में। कहाँ पे होता है ये? हाइपर कॉन्जुगेशन। जहां पे ये केस होगा वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? एक इफेक्ट होता है जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पता करते हैं, और ये भी आपका स्टेबिलिटी बताता है किसी भी कार्बोकैटायन की। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने से पहले थोड़ी बहुत जो जानकारी है, जो 11th में बच्चों को पढ़ाई जाती है, क्योंकि जब आप जानोगे नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अच्छे से, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि क्या होता है। और एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। इसकी कंडीशन जरा जान लीजिए क्या होते हैं, और साथ साथ में आप हाइपर कॉन्जुगेशन की भी कंडीशन जान लीजिए। हाइपर कॉन्जुगेशन, इसकी भी कंडीशन जान लीजिए। ये दोनों क्या होते हैं? एक परमानेंट इफेक्ट होते हैं, जिसका काम क्या है? ये स्टेबिलिटी बताते हैं। क्या बताते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बताते हैं। किसकी स्टेबिलिटी को? कार्बोकैटायन। मतलब इन दोनों की मदद से हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को पता कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर मुझे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट यूज करेंगे और हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज करेंगे। इन दोनों की मदद से हम लोग अच्छे से क्या कर सकते हैं? स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, इसका कंडीशन क्या होता है। इसका कंडीशन ये होता है कि कार्बन चेन होनी चाहिए, पहला केस। दूसरा केस क्या होना चाहिए? कार्बन के साथ में क्या होना चाहिए? बॉन्डेड होना चाहिए। क्या? बॉन्डेड होना चाहिए दो प्रकार के एटम। पहला, या तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम जुड़ा हो कार्बन के साथ में, या फिर क्या जुड़ा हो? इलेक्ट्रो निगेटिव एटम जुड़ा हो कार्बन के साथ में। एक या तो कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम जुड़ा हो या फिर कोई इलेक्ट्रो निगेटिव एटम जुड़ा हो। जैसे बात करें अगर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है और एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे।
अब चूंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है यानी कि सिग्मा बॉन्ड होगा, तो हम लोग यहाँ पे एक केस और भी लिख सकते हैं अच्छे से। क्या लिख सकते हैं कि ये क्या करता है, वर्क ऑन सिग्मा बॉन्ड। क्या करता है ये, सिग्मा बॉन्ड पे वर्क करता है। ठीक है, तो इसका जरा इसका हम लोग क्या करते हैं, केस लिखते हैं यहाँ पे अभी मैंने जैसे बताया कि sp3 से sp2 होना चाहिए कार्बन, एक कार्बन sp2 हो, एक कार्बन sp3 हो। उसके अंदर क्या होता है बोलो, उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होता है और अल्फा कार्बन होता है। क्या, ये दो चीजें होती हैं ना, दो चीजें होती हैं, अल्फा कार्बन होता है और अल्फा हाइड्रोजन होता है। अच्छा हाँ, ये हो गया ना दोनों चीज। ठीक, तो इन दोनों की मदद से हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो इसको आप इसको लिखना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट चाहे ले सकते हैं, क्योंकि इसको मिलेज का नहीं उसके आगे बताएंगे। ले लिया, गुड। चलिए देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा CH, वैसे मान लो मैंने कार्बन कार्बन, और यहाँ पे मान लो मैंने जोड़ दिया कोई, यहाँ पे जोड़ दिया एक एलिमेंट, मान लो जोड़ दिया एक, मान लो कोई जोड़ दिया मेटल जोड़ दिया, क्योंकि जो मेटल होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। मेटल जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। और एक केस लिया, दो केस लिया, एक केस लिया 1 और एक केस और ले रहे हैं, 2 केस ले रहे हैं और एक केस सेकंड ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने कार्बन 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 और यहाँ पे एक जोड़ दिया हमने नॉन मेटल। ठीक है ना, नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रो निगेटिव होता है। ये क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ये आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, और ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। तो ये जो इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है मतलब इलेक्ट्रॉन को तरफ खींचेगा, जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा बताइए, उसको माइनस करेगा ना। वो क्या करेगा, इस कार्बन को माइनस करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हो, माइनस कर रहे हैं ना। और चूंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, प्लस आई। ठीक है, 2 प्रकार का हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा कार्बन के अकॉर्डिंग करते हैं। इस प्लस आई और माइनस आई को हम लोग देखकर बता सकते हैं कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे सबसे पहले हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, एक और होता है रेजोनेंस। इससे भी हम लोग स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं, स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं। बट यहाँ पे केस है, बस पता कर सकते हैं स्टेबिलिटी, इससे पता किया जा सकता है। बट जो रेजोनेंस होता है, क्या रेजोनेंस होता है, इसकी कंडीशन होती है। क्या, इसकी भी एक कंडीशन होती है। उस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करेगा कोई मॉलिक्यूल, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग रेजोनेंस लगाएंगे जहां पर इसके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अन्यथा हम लोग रेजोनेंस नहीं लगाएंगे। जहां पे इसका केस मतलब होगा रेजोनेंस वाला, मतलब जो इसके केस को सेटिस्फाई करेगा वहीं पे लगाएंगे। जैसे जो हमारे पास, इसको समझते हैं जरा, रेजोनेंस को समझते हैं, ये भी थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है। इसको रुक जाओ, रेजोनेंस के लिए देखते हैं। यहाँ पर रेजोनेंस में क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये होना चाहिए, क्या कंडीशन ये होना चाहिए इसमें कि हकर रूल हो, प्लेनर सिस्टम हो, प्लेनर सिस्टम होना चाहिए, और कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है ना, कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए, मतलब ABB टाइप को क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, है कि नहीं, इस तरह का कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो वहां पर ही रेजोनेंस होता है। ठीक है ना, और बहुत सी चीजें हैं रेजोनेंस के लिए, मतलब एरोमेटिसिटी होनी चाहिए, कह सकते हो, एरोमेटिक होना चाहिए।
एरोमेटिक कंपाउंड है, रेजोनेंस होगा। अगर एरोमेटिक कंपाउंड है वहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस, आराम से रेजोनेंस हो जाएगा। तो कुछ केस है जहाँ पे रेजोनेंस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं रेजोनेंस क्या होगा, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। उसी प्रकार सबका एक अलग अलग केस है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को पता करते हैं तीनों के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए इंडक्टिव इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, और है हमारे पास रेजोनेंस, और है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तीन इफेक्ट हैं। तीनों इफेक्ट की मदद से हम लोग स्टेबिलिटी को बहुत आराम से पता कर सकते हैं। ये कहता है कि जो 3 डिग्री वाला होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री वाले से, 2 डिग्री वाले से। ये कहता है कि जो एरोमेटिक है, अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो मोर स्टेबल होगा। वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल वही होगा। अगर हमारे पास कोई एरोमेटिक कंपाउंड है तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक वाला ही होगा, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होगा। ये कहता है कि greater number of alpha hydrogen more stability। ये कहता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब तीनों में से सबसे पहले हम लोग बात किसकी मानेंगे, तो इन तीनों में, इसमें दूसरे और तीसरे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों में हम लोग सबसे पहले जो लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं सेकंड को, मतलब रेजोनेंस को, रेजोनेंस को। उसके बाद लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की बात को, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात को लेते हैं, और थर्ड में लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, इनका जो ऑर्डर होता है ये होता है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन के अंदर तीनों को लगाइए। हाइपर कॉन्जुगेशन लगाइए, देखिए कि वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इंडक्टिव लगाइए, देखिए कि वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। रेजोनेंस, अगर वो एरोमेटिक है तो रेजोनेंस लगाइए। और फिर जब स्टेबिलिटी को टिक करना हो तो इस ऑर्डर में टिक करिए, सबसे पहले रेजोनेंस वाले को, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन वाले को, फिर इंडक्टिव इफेक्ट वाले को, ठीक है ना। थैंक यू। उसके बाद क्या करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे में क्या है, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे हमारे पास मान लो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे मान लो मैंने जोड़ दिया आपके पास, यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब थोड़ा सा रेंडमली जोड़ देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड है कि नहीं, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे इतना कर दिया। यहाँ पे मान लो मैंने किया CH2, यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है ना। एक और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 ले लिया, CH3 लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे एक और ले लिया CH3, यहाँ पे एक CH3 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे H ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, ठीक। और यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ पे CH, यहाँ पे ऊपर H कर दीजिए, यहाँ पे H कर दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन ले दीजिए, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए कि अगर मैं इसको कार्बोकेटायन बनाऊं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं अगर मैं इसको क्या करूं, कार्बोकेटायन बना दूं, तो बताइए कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा। तो इसको आप निकाल दीजिए यहाँ से, ऐसे यहाँ से जब निकल जाएगा ये, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका, ये आ जाएगा ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा CH2, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस। अगर आप इसको ऐसे निकाल दीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसको निकाल दीजिए ऐसे, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यानी कि CH3, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। बोलिए, इसी प्रकार इसको निकाल दीजिए ऐसे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे
पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप इसको निकालोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे आपका बन जाएगा CH3 CH3 और यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, पॉजिटिव आ जाएगा। आप इसको निकाल दीजिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप इसको नीचे लिखने का प्रयास करें, यहाँ पे दिख रहा है ना सब लोग, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 CH2, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर आप एक काम करें तो इसको नंबर कर दें, यानी कि 1 2 3 4 और एक यहाँ पे 5। अब अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे रेजोनेंस लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे रेजोनेंस, क्योंकि एरोमेटिक है, यानी सबसे ज्यादा जो स्टेबल अगर देखा जाए, स्टेबल देखा है तो 1 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि यहाँ पर भी कॉन्जुगेट सिस्टम, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो यह भी रेजोनेंस लगेगा, यानी कि सबसे ज्यादा 1 होगा, फिर 2 होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं क्या, इसका कहाँ पे बना हुआ, यहाँ पे बना हुआ, यहाँ पे ये आपका क्या है sp2 है, ये वाला क्या है आपका sp3 है, यानी यहाँ पे आप ये वाला कार्बन आपका कौन सा होगा, अल्फा कार्बन होगा, और ये वाला हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे 3 3 6 3 9, यानी 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि सब इसके अंदर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके अंदर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके अंदर 6, इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि इसके अंदर आपके पास, इसके अंदर यानी इस वाले केस में 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले केस में 6 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, दिख रहा है ना। इस केस में आपका 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो सबसे ज्यादा 9, फिर 6, फिर 3, यानी कि उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का, जो हम आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू आज इसके लिए। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, थैंक यू। तो इसको हम समझा देते हैं फटाफट। होता क्या है कि ऐसे जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिपेंड करता है ब्रांचिंग पे। अगर ब्रांच बहुत ज़्यादा है, मान लो कि ऐसा कोई केस ले लें, जैसे मान लो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसका ब्रांचिंग हो गया, उसका आइसोमेरिज्म हो गया, और एक ही मॉलिक्यूल कई ब्रांचिंग होकर है, कोई चेंज होकर है, तो ब्रांचिंग जो होता है और जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका, वो ब्रांचिंग पर डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट और जो ब्रांचिंग ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं पेपर में, नीट आईटी में इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो हमने सबको कंबाइन कर दिया है, सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप उसको नोट्स में इमीडिएटली लिख लीजिए। और इंटरनल बॉन्ड एंगल, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई साइक्लिक मॉलिक्यूल है और उसका जो इंटरनल बॉन्ड एंगल अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो हम लोग कार्बन की मदद से कि उसके अंदर कितने सारे कार्बन, जैसे इसके अंदर 6 कार्बन है, तो यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पे इस फार्मूले में हम लोग एन की वैल्यू 6 रख के, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है, इंटरनल बॉन्ड एंगल, इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जो बॉन्ड लेंथ होती है डिपेंड करती है कि वो जो मॉलिक्यूल है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। अगर वो sp है, sp3 है, sp है या फिर sp2 है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि सबसे ज्यादा sp का होता है, फिर sp2 का होता है, फिर sp3 का होता है, सॉरी sp का होता है। एसिडिक स्टैंड की बात करें तो सबसे ये आपका एसिडिक ऑर्डर है, HF का, HI का, HBr का। और जो आपके पास, हाँ, ये 5 नंबर क्या है कि जो प्लस आई इफेक्ट वाला, मतलब जो प्लस आई ग्रुप होता है, मतलब ऐसे ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। जबकि जो माइनस आई वाले होते हैं वो क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इसकी स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है। पॉइंट नंबर 6 क्या है कि जैसे जैसे जो आप हाईलाइट ले रहे हैं, जैसे मान लो आयोडीन है कि जो बड़े हाईलाइट हो जाते हैं, तो जैसे जैसे हाईलाइट की साइज बढ़ती जाती है तो क्या होता है, जो हाइड्रोकेन जो होते हैं उनके जो बॉन्ड होते हैं, उनके बॉन्ड डिस्टेंस क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उनकी बॉन्ड पावर क्या होती है, कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से जो इस बड़े साइज वाला हाइड्रोजन होता है, बड़े साइज वाला जो हाईलाइट होता है, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप का की जैसे काम करता है, मतलब बहुत आसानी से वहां से निकल के बाहर चला जाता है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसकी प्रैक्टिस आप करिए, जो इस टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, जिसमें आपको स्टेबिलिटी होगा और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आपको दे देंगे। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आप उस क्वेश्चन को करिए और हमारे कमेंट में उसके आंसर को सेंड करिए।